हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को जो सीटेट का एग्जाम है उसमें जो ईवीएस का पोर्शन होता है उससे रिलेटेड प्रश्न लेके आ रहा हूं। और इसमें आप लोगों को पता है कि 30 प्रश्न होते हैं और जो ज्यादातर प्रश्न होते हैं वो जो होता है 3, 4, 5, जो प्राइमरी के 3, 4, 5 की किताबें होती हैं, हमारा परिवेश, जिसको हम लोग हमारा परिवेश हमारा इन्वायरमेंट बोलते हैं, उससे बहुत प्रश्न आते हैं। बहुत सारे प्रश्न उस किताब से पूछे जाते हैं, उन तीनों किताबों से पूछे जाते हैं। चाहे आपके एनसीईआरटी की किताब हो, चाहे वो एससीईआरटी की किताब हो, उसका बेस ही वही होता है। आप सिलेबस उठा के देख लोगे और उस लेसन को मिलाओगे उस किताब के, सब उसी तरह से मिलता जाता है आपको। तो मैंने क्या किया है, क्योंकि बेसिकली मैंने क्या है, मैं भी प्राइमरी से जुड़ा हुआ हूं, तो उससे रिलेटेड हमारा परिवेश की जो किताबें हैं उससे मैंने प्रश्नों का संग्रह बनाया हुआ है। ईवीएस से रिलेटेड क्या किया है कि प्रश्नों का संग्रह बनाया है, 100 से 120 क्वेश्चन का संग्रह है, और मैं उसे एक एक करके अलग अलग वीडियो में 20-20 क्वेश्चन के साथ आपके सामने लेके आ रहा हूं। और आज का पहला जो मैं सीरीज है इसमें मैंने 20 क्वेश्चन बनाया हुआ है और मैं 20 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा कि किन किन कैसे कैसे ये होता है। प्रश्न है तो उससे रिलेटेड जो भी टर्म होंगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं पहला सीरीज और देखते हैं कि इसमें किस तरह के प्रश्न हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है पुणे में। पुणे कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। पुणे कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। मतलब वनस्पति और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता का मतलब है कि जैव विविधता ज्यादा कहाँ मिलती है। ठीक है, मतलब एक ही जीव के कई तरह के प्रजाति मिलेंगे हमको, तो वो कहाँ ज्यादातर मिलती है, तो भारत में वो ज्यादातर मिलती है पश्चिमी घाट पे। कहाँ मिलती है ये, पश्चिमी घाट पे। ठीक है, पश्चिमी घाट का क्या मतलब है, जैसे ये भारत है, भारत का मैंने नक्शा बना दिया, ये है भारत। ठीक है, तो ये नीचे वाले हिस्से को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, जो समुद्र से जुड़ा होता है, जो त्रिभुज की तरह दिख रहा है, इसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो ये इधर वाला हिस्सा होता है जो समुद्र से जुड़ा होता है, गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक जो हिस्सा होता है जो समुद्र से जुड़ा होता है, उसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में क्या होता है, जैव विविधता बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इससे रिलेटेड भी कुछ प्रश्न आते हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। जैसे पश्चिमी घाट में गुजरात से गोवा तक के तट को हम लोग बोलते हैं कोंकण तट। गुजरात से लेके गोवा तक के तट को हम लोग बोलते हैं कोंकण तट, पश्चिमी घाट में ही कोंकण तट। ठीक है, और गोवा से लेके कर्नाटक के मैंगलोर तक का जो तट होता है उसको हम लोग कन्नड़ तट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्नड़। ठीक है, क्योंकि वहां की भाषा भी कन्नड़ है तो एक तरह से इसको कन्नड़ तट कहा जाता है। और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक के बीच का जो तट होता है पश्चिमी घाट का, उसको हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालाबार तट। इसको आप लोग याद रखेंगे। और भी इससे जुड़ी कुछ चीजें आती हैं कि पश्चिमी घाट की पे जितनी भी नदियां आके गिरती हैं तो वो सभी क्या है कि एस्चुरी का निर्माण करती है। वो एस्चुरी का निर्माण करती है, वो क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का मतलब होता है कि बहुत तेज आवाज में आती है, नीचे की तरफ गिरती है तो बहुत तेज आवाज में आती है, और एक तरह से कहते हैं ना ज्वार नदमुख, हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है, और जो इधर की जो नदियां होती हैं, जो पूर्वी घाट की नदियां होती हैं, वो सभी के सभी जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। वहां पे आपको सुंदरबन डेल्टा भी मिल जाता है। ठीक है, तो जो उधर की नदियां होती है वो सभी क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती है, और इधर की नदियां जो होती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ के जो पठार है बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, और जब नदियां नीचे की तरफ जाती हैं तो बहुत तेजी से जाती हैं, और यहाँ पे वो चीज नहीं पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है हमारा, एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है। एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न आता है कि एस्किमो के घर को क्या कहा जाता है, तो आप लोग तो सीधे सीधे लगा देते हो इग्लू कहा जाता है। ध्यान देंगे, वो इग्लू तो होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रीष्मकालीन निवास। तो उनका जो ग्रीष्मकालीन निवास होता है वो होता है ट्यूपिक। वो क्या होता है, ट्यूपिक। क्या होता है वो, ट्यूपिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस, जल को बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ये कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। पीएच का नाम आप लोग सुने होंगे। तो जो शुद्ध जल होता है, जो पानी होता है जिसको पीते हैं हम लोग, उसका पीएच होता है 7। उसका पीएच कितना होता है, 7, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसका पीएच न्यूट्रल है। 7 पीएच होने का मतलब है कि उसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पीएच को आप लोग समझ लें। जैसे
पीएच एक स्केल होता है जो 0 से लेके 14 तक होता है। पीएच एक स्केल होता है जो 0 से लेके 14 तक होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि कोई भी चीज, जैसे कोई भी सोल्यूशन हमारा है तो क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है, या वो न्यूट्रल है। कहने का मतलब है क्या वो अम्लीय है कि क्षारीय है, या वो एक तरह से कह सकते हो कि कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो अगर उसका पीएच 0 से 7 के बीच में है, 0 से 7 के बीच में है तो हम बोल सकते हैं कि वो अम्ल है। ठीक है, और अगर 7 से 14 के बीच में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक क्षार है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं और उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। ठीक है, और अगर उसका पीएच 7 है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, न्यूट्रल है। तो जल का पीएच क्या है, 7 है। मान लेते हैं कि जो कोई एसिड है, बहुत खतरनाक एसिड है, बहुत मतलब ज्यादा इफेक्टिव एसिड है, तो उसका पीएच उतना ही कम होगा। ठीक है, जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा एसिडिक, जितना ज्यादा अम्लीय वो होगा, और जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ज्यादा वो क्षारीय होगा। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि जल जो हमारा रक्त होता है, जो हमारा ब्लड होता है, उसका पीएच कितना होता है, तो उसका पीएच होता है 7.4, यानी कि वो क्या होता है, वो एक तरह से क्षारीय होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस का मतलब है वर्ल्ड नेशनल फॉरेस्ट डे। ये कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे ये मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को, 22 मार्च को जल दिवस था और 21 मार्च को क्या है, विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, उसी तरह से 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। आगे बात करते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय, वनों का जो सर्वेक्षण होता है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो उसका मुख्यालय स्थित है देहरादून में। उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है, देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड की एक तरह से राजधानी है। इसको याद रखेंगे आप लोग। आगे बात करते हैं हम लोग पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में PAN पैन बोलते हैं, वो क्या है? ये पैन कार्ड वाला पेन नहीं है, ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है पैन, ये दूसरी चीज है। तो ये एक तरह का वायु प्रदूषक है। ये क्या है? वायु प्रदूषक। वायु को प्रदूषित करने वाला एक तरह का ये सब्सटेंस है। और ये कैसे मिलता है हम लोगों को? तो लकड़ियों के जलाने से, स्मोकिंग करने से ये हमको मिलता है। ठीक है, आगे कोई प्रश्न है कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? आप लोग रेड डाटा बुक का नाम सुने होंगे, तो रेड डाटा बुक किसका संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक का संबंध है विलुप्त प्रजातियों, जैसे जो प्रजाति जैसे विलुप्त होती जा रही है, तो हम लोग उसके एक किताब बनाने लगते हैं कि ये जो प्रजाति हमारी जो है विलुप्त होती जा रही है, प्रकृति के साथ सामंजस्य न बैठा पाने के कारण या हमारी गलती के कारण ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, किताब बनाते हैं, उसको सूचीबद्ध करते हैं, वो होता है रेड डाटा बुक। ठीक है, सबसे पहली बार ये कब प्रकाशित किया गया था? 1979 में, 1979 में। किसके द्वारा? सोवियत यूनियन के द्वारा। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ देता है, कई बार प्रश्न आ चुका है, हम लोग के समय भी सुपर टेट के समय प्रश्न आया था कि जो इसमें कुछ ऐसे प्रश्न आता है कि संकटग्रस्त पांडा, एक पांडा जीव होता है, संकटग्रस्त पांडा किस देश का है? ठीक है, तो वो पाया जाता है चाइना में। इसको भी याद रखेंगे आप लोग, वो भी रेड डाटा बुक में दर्ज है। और जैसे भी आप लोग बहुत तरह के जो प्रजाति सुनते होंगे कि जो बहुत तरह के जो आप सुनते हो ना कि साइबेरियन पक्षी है, धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है, तो वो किसमें उसको दर्ज किया जाएगा? रेड डाटा बुक में। ठीक है, या आप लोग देखते हो, कहते हो कि हम लोग को ये बाज नहीं दिख रहा है, ठीक है, या हम लोग को गिद्ध नहीं दिख रहा है, तो धीरे धीरे उसको हम लोग किसमें दर्ज करेंगे? रेड डाटा बुक में। ठीक है, आगे बात करते हैं CNG का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पहले हम लिख लेते हैं विलुप्त प्रजातियों के लिए। विलुप्त प्रजातियों के लिए, जो प्रजाति विलुप्त होती जा रही है उसके लिए ये पुस्तक बनाई गई है। CNG का पूर्ण रूप क्या है? CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी तरह से आप लोग से पूछ सकता है LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये क्या होता है? ये होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब आप लोग सोचोगे दोनों में फर्क क्या होता है?
तो जो एलपीजी होता है इसको हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, और जो सीएनजी होता है उसको गाड़ी को चलाने के लिए, गाड़ी मोटर के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सीएनजी का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है। तो ये प्रश्न बहुत पूछता है कि ताजमहल जो है वो पीला किस वजह से हो रहा है। तो ताजमहल पीला हो रहा है अम्लीय वर्षा होने के कारण। किसके कारण हो रहा है? अम्लीय वर्षा होने के कारण। अम्लीय वर्षा का मतलब है, इसको इंग्लिश में एसिड रेन बोलते हैं। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि जब बारिश होता है तो जो पर्यावरण में जो हम लोगों को क्या होता है, जो SO3 गैस निकलता है, जो SO3 गैस होता है वो जाके वाटर से मिल जाता है, वो जाके पानी से मिल जाता है और मिलके क्या बना देता है? एसिड बना देता है। और जब वो नीचे बारिश होती है तो एक तरह से एसिड, एक तरह से वो क्या कह सकते हैं कि अम्ल की बारिश होती है। और वो जो अम्ल की बारिश ताजमहल के ऊपर होती है, क्योंकि वो संगमरमर से बना हुआ है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है? पीला पड़ने लगता है और धीरे धीरे उसका क्षरण होते जाता है। ठीक है, अगर आप लोग अपने किचन में या कहीं भी थोड़ा सा एसिड गिरा के देखिए टाइल्स के ऊपर या जो भी आपका संगमरमर है, तो आप लोग देखोगे कि धीरे धीरे वो क्या होता है? खराब हो जाएगा, वो पीला पड़ जाता है। ठीक है, तो ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से, कारखानों की वजह से, गंदगी बढ़ने की वजह से, इस वजह से अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि बीमारी हो जाएगी, अलग अलग तरह के स्किन डिजीज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओजोन परत को। किसको कहा जाता है? ये ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत होता क्या है? ओजोन परत जो होता है वो ऑक्सीजन, आप लोग ऑक्सीजन का नाम सुने होंगे, तो जब ऑक्सीजन O2 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, वो जैसे जो सांस लेते हैं हम लोग, वो ऑक्सीजन गैस की तरह होता है, वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं हम लोग। लेकिन जब ऑक्सीजन में ये O3 होता है, मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम मिले होते हैं, तो उसको हम लोग ओजोन परत बोलते हैं। जो कि क्या होता है, पृथ्वी के चारों तरफ, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ इसका एक कवच बना हुआ है और सूर्य से बहुत तरह की किरणें निकलती हैं। उनमें से एक होता है अल्ट्रा वायलेट विकिरण, इसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इंग्लिश में बोलते हैं। इससे हमको बचाता है। अगर ये हमारे पृथ्वी पे आए, डायरेक्ट पड़ जाएगा अगर हमारे पृथ्वी पे, तो अगर हमारी स्किन पे पड़ता है तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है, हमारी आंखों में पड़े तो हम अंधे भी हो सकते हैं, और गर्मी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ सकता है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और कभी जब असमय बारिश हो सकती है, असमय ठंडी का मौसम आ सकता है। ये सब कारण किसकी वजह से हो सकता है? सब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से हो सकता है। लेकिन ओजोन परत क्या होता है? इन सब चीजों से बचाता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रहा है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग फ्रिज और ये जो एसी का यूज करते हैं, तो उसमें से जो फ्रियॉन गैस निकलता है, इन सब वजह से, ठीक है, इन सब वजह से क्या हो रहा है, जो ओजोन परत है धीरे धीरे ये भी, जो इसका लेयर है वो धीरे धीरे पतला होता जा रहा है और सूर्य की बहुत सारी किरणें अर्थ पे आती जा रही है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन जो जिस प्रदेश में है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। आप लोगों को झारखंड लगेगा थोड़ी देर के लिए, ऑप्शन अगर आपको मिलेगा तो आप लोगों को झारखंड लग सकता है, छत्तीसगढ़ लग सकता है, लेकिन सबसे अधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, बात करते हैं चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। चिपको आंदोलन का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य है वनों का बचाव, वनों को बचाना है, वनों का बचाव। ठीक है, चिपको आंदोलन की थोड़ी बात करते हैं। चिपको आंदोलन है क्या? तो 1973 में उत्तर प्रदेश में अलकनंदा घाटी पे एक मंडाव नाम का जिला था। ठीक है, वहां पे कुछ ठेकेदारों ने क्या किया कि पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। पेड़ों की कटाई शुरू कर दी तो आसपास के गांव के लोग इसके प्रेरणा से सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने क्या किया कि पेड़ों को जाके ऐसे पकड़ लिया, मतलब पेड़ों को पकड़ लिया कि या तो हमको पहले काटो फिर पेड़ों को काटना है। तो वही है चिपको आंदोलन, वहीं से चिपको आंदोलन शुरू हुआ और ये पूरे देश में, असम में भी कई जगह ऐसा पाया जाता है ये आंदोलन। और होता क्या है, ये वनों के बचाव के लिए, पेड़ों के बचाव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है चिपको आंदोलन। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके प्रेरणेता है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, केरल में किन फूलों से सब्जियां बनाई जाती है? केरल में किन फूलों से सब्जियां बनाई जाती है? प्रश्न कई बार पूछ चुका है। तो ये बनाई जाती है केले के फूल से। वहां पे लोग केले के फूल से सब्जियां बनाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि केले के पत्तों पे खाना भी खाते हैं वो लोग, और केलों के फूल पे वो सब्जियां बनाते हैं। इसी तरह प्रश्न पूछता है कि महाराष्ट्र में किसके फूल की सब्जी बनती है? तो सहजन का नाम आप लोगों ने सुना होगा।
सहजन के फूल के जो सहजन के फूल से सब्जी बनती है वो महाराष्ट्र बनती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये बहुत प्रश्न भी पूछता है। ये है कन्नौज। जो उत्तर प्रदेश में कन्नौज है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे बात करते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस के दिन हम लोग बात करते हैं कि हमको ओजोन लेयर को कैसे बचाना है, कैसे इसके डिप्लीशन को रोकना है, कैसे इसके क्षरण को धीरे धीरे रोकना है। तो इसके क्षरण को रोकने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है। ठीक है। इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं हम लोग उस दिन, और वो कौन सा दिन होता है? 16 सितंबर। उसी तरह से आप लोग ध्यान देंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, जो कि बीत चुका है अभी हाल ही में। बात करते हैं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया 1972 में। ये ध्यान दीजिएगा, जो वनों के जीव होते हैं उनको बचाने के लिए पहले क्या था ना, लोग शिकार करते थे। ठीक है। लेकिन 1972 में एक अधिनियम बनाया गया कि शिकार करने से चीजें क्या रोकने के लिए एक वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया 1972 में। उसी तरह से बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट कब बनाया गया? तो टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था 1973 में। आगे बात करते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? भोपाल में जैसे आप लोग अभी हाल ही में सुने होंगे कि विशाखापट्टनम में गैस क्या है, एक गैस की वजह से बहुत लोगों की जान चली गई थी। उसी तरह से 1986 के करीब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, और वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या है इसका मतलब आप लोग समझ लेंगे। भोपाल गैस त्रासदी का क्या मतलब है? जैसे कारखाने होते हैं तो कारखाने में बहुत जहरीली गैसें होती हैं, तो उनको निकालने का अलग तरीका, उनका अलग एक तरीका होता है उनको निकालने का, जो केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं। लेकिन अगर गलती हो गई किसी से, और गलती से वो गैस जो है मान लेते हैं कि पूरे शहर में फैल गया, तो क्या होगा? सभी की सभी जान चली जाएंगी। तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की वजह से बहुत लोगों की जान चली गई थी। ठीक है। बात करते हैं ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। थोड़ा सा ध्यान देंगे ग्रीन मफलर पे। ग्रीन हाउस आप लोग सुने होंगे, ग्रीन मफलर आप सुने होंगे, दोनों का मतलब समझते हैं। ग्रीन मफलर का ये मतलब है कि जैसे शहर है, हाईवे बन जाता है, तो बहुत सारी गाड़ियां आती जाती रहती हैं। तो गाड़ियां आती जाती हैं तो ध्वनि प्रदूषण बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ध्वनि प्रदूषण क्या है? बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या करते हैं कि उसके सड़क के किनारे किनारे क्या करते हैं कि बहुत सारे पेड़ लगा देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पेड़ों की वजह से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है। पेड़ों की वजह से ध्वनि प्रदूषण को कम कर दिया कर सकते हैं, और इसी को हम लोग ग्रीन मफलर बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ग्रीन मफलर। ठीक है। उसी तरह से ग्रीन हाउस होता है। ग्रीन हाउस का मतलब होता है कि जैसे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या कार्बन CCl4 टेट्रा कार्बन क्लोराइड जो होता है, ये सब गैसें ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। तो इनको कम करने के लिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। इसको हम लोग ग्रीन हाउस बोलते हैं। तो दोनों ध्यान देना है। ठीक है। तो एक जो है वायु प्रदूषण बचाने के लिए है ग्रीन हाउस, और एक जो है ग्रीन मफलर है ध्वनि प्रदूषण के लिए है। ठीक है। तो ये थे 20 प्रश्न, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे में अगले सीरीज में फिर मैं 20 प्रश्न के साथ उपस्थित होऊंगा। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपके सुझाव होंगे, आप प्लीज मुझे बताते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।